स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भारत की जीवन रेखा कहा जा सकता है, मानसून। ये सिर्फ एक मौसम का बदलना भर नहीं है। जैसा कि हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि भारत की लगभग 60% आबादी जो खेती पर निर्भर है वो पूरी तरह मानसून पर टिकी है। अर्थव्यवस्था, संस्कृति सब जुड़ा है इससे। हाँ बिल्कुल, ये एक धुरी की तरह है जिसके चारों ओर बहुत कुछ घूमता है। तो चलिए आज इसी मानसून को थोड़ा और समझते हैं, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर। सबसे पहले तो ये नाम ही दिलचस्प है, मानसून। ये अरबी शब्द मौसम से आया है। हाँ, जिसका मतलब है मौसम। और ये हैं क्या? ये वो हवाएं हैं जो साल में अपना रुख बदल लेती हैं पूरी तरह से, और अपने साथ लाती हैं ढेर सारी नमी। बिल्कुल। और इसके पीछे का जो विज्ञान है वो भी बड़ा सीधा और रोचक है। देखिए, गर्मियों में क्या होता है, भारत की जमीन, खासकर जो बड़े मैदानी और रेगिस्तानी इलाके हैं, वो तेजी से गर्म होते हैं, समुद्र के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से। अच्छा। तो जमीन पर बन जाता है एक कम दबाव का क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया। अब हवा का नियम है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो समुद्र के ऊपर जो ठंडी, भारी और नमी से लदी हवा है वो तेजी से इस कम दबाव वाले इलाके मतलब जमीन की तरफ दौड़ पड़ती है। अच्छा, तो ये तापमान का अंतर ही है जो इस पूरे सिस्टम को ड्राइव करता है। एग्जैक्टली। यही है दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत। और हमने पढ़ा कि भारत में मुख्य रूप से 2 तरह के मानसून होते हैं। हाँ, मोटे तौर पर 2, और दोनों का अपना महत्व है अलग अलग इलाकों के लिए। पहला और सबसे जरूरी है दक्षिण पश्चिम मानसून। ये जून से शुरू होता है, सितंबर तक रहता है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी लेकर आता है और लगभग पूरे भारत को भिगोता है। हमारी ज्यादातर जो खरीफ फसलें हैं वो इसी पर निर्भर हैं, जैसे धान, मक्का वगैरह। हाँ बिल्कुल। फिर दूसरा है उत्तर पूर्व मानसून। इसे कई बार लौटता हुआ मानसून भी कह देते हैं। ये आता है अक्टूबर-नवंबर के आसपास। इसका असर मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों पर होता है, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्से। अच्छा, पर ये हवाएं तो जमीन से लौट रही होती हैं, तो वो सूखी होनी चाहिए। हाँ, ज्यादातर सूखी होती हैं, लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरती हैं तो वहां से कुछ नमी उठा लेती हैं और फिर पूर्वी तट पर, खासकर तमिलनाडु में अच्छी बारिश करती हैं। समझ गया। और इसकी यात्रा भी तो बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं एक तय रास्ते पर आगे बढ़ता है ये। जैसे मौसम विभाग कहता है करीब 1 जून को केरल तट पर दस्तक। हाँ, लगभग। ये एक सामान्य तारीख है, कभी थोड़ा पहले कभी थोड़ा बाद में। और फिर धीरे धीरे पूरे देश में फैलता है। करीब 10-15 जून तक मुंबई, कोलकाता, फिर जुलाई के मध्य तक तो लगभग पूरा देश इसकी चपेट में आ जाता है। ये तो वाकई एक महायात्रा है। बिल्कुल, एक पूरी कवरेज। और इसकी रफ्तार और कितनी बारिश होगी ये कई बातों पर निर्भर करता है। समुद्र की सतह का तापमान कैसा है, हवा का दबाव कैसा बन रहा है, और हाँ, वो जो पैसिफिक ओशन में होता है, एल नीनो और ला नीना। हाँ, एल नीनो और ला नीना, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। ये सब मिलकर तय करते हैं कि मानसून का मिजाज कैसा रहेगा उस साल। और इसका असर, जैसा हम कह रहे थे, सिर्फ खेतों तक नहीं है, वो तो है ही खरीफ फसलें, मतलब देश की खाद्य सुरक्षा। बिल्कुल, धान, मक्का, कपास, दालें, बहुत कुछ। लेकिन इसके आगे हमारे जलाशय, नदियां, झीलें, यहाँ तक कि जमीन के नीचे का पानी, वो सब इसी से तो भरते हैं। साल भर पीने का पानी, उद्योगों के लिए पानी, सब इसी पर निर्भर हैं। और बिजली, हाइड्रो पावर। हाँ बिल्कुल, भारत की ऊर्जा जरूरत का एक अहम हिस्सा पनबिजली से आता है। और उसके लिए बांधों में पानी कहाँ से आएगा? मानसून से। तो अगर मानसून कमजोर हो तो सिर्फ खेत नहीं सूखते, बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ता है, जिसका असर फिर उद्योगों पर, शहरों पर, ये चेन रिएक्शन जैसा है। ये तो सच में बहुआयामी है। पर्यावरण के लिए भी तो ये जरूरी है, जंगल, जानवर। हाँ बिल्कुल, पूरे इकोसिस्टम को एक नई जान मिलती है, जैव विविधता बनी रहती है। और संस्कृति में तो ये रचा बसा है। कालिदास का मेघदूत याद आता है। हाँ, और संगीत में राग मेघ मल्हार, कितने ही लोकगीत, त्योहार, कहावतें मानसून से जुड़ी हैं। बारिश का इंतजार, उसका जश्न। लेकिन इसमें एक अनिश्चितता भी है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता ये। बिल्कुल, यहीं पर वो एल नीनो और ला नीना वाली बात आती है। जानकारी बताती है कि एल नीनो जब प्रशांत महासागर असामान्य रूप से गर्म होता है तो वो अक्सर हवा के पैटर्न को ऐसे बदलता है
कि भारत की तरफ आने वाली मानसूनी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं। मतलब सूखे की आशंका बढ़ जाती है। हाँ, और ला नीना जब प्रशांत ठंडा होता है तो वो अक्सर मानसून को मजबूत करता है, कभी-कभी इतना कि बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। और अब तो इसमें जलवायु परिवर्तन का एंगल भी जुड़ गया है। हाँ, ये एक और बड़ी चुनौती है। जानकारी यही इशारा कर रही है कि ग्लोबल वार्मिंग से मानसून और ज्यादा अनियमित होता जा रहा है। मतलब कभी बहुत तेज बारिश थोड़ी ही समय में, जिससे अचानक बाढ़ आ जाए, या फिर लंबे सूखे दौर, एक्सट्रीम इवेंट्स बढ़ रहे हैं। तो इसकी भविष्यवाणी करना और भी मुश्किल हो गया होगा। निश्चित रूप से। भारतीय मौसम विभाग IMD अब बहुत जटिल मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। वो समुद्र का तापमान, हवा के पैटर्न, बर्फबारी, एल नीनो, ला नीना, दर्जनों फैक्टर्स को देखते हैं। ये वाकई एक पहेली है जिसे हर साल हल करना होता है। और सिर्फ भविष्यवाणी काफी नहीं है, आपदा प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है। बाढ़ की चेतावनी देना, जलाशयों को ठीक से मैनेज करना, फसल बीमा योजनाएं और पानी बचाना, वर्षा जल संचयन। हाँ, वो तो बहुत ही जरूरी है भविष्य के लिए। फिर मानसून की वापसी भी होती है ना, एक पूरी प्रक्रिया। हाँ, ये सितंबर के मध्य के आसपास उत्तर पश्चिम भारत जैसे राजस्थान से शुरू होती है। हवा की दिशा बदलने लगती है, नमी कम होने लगती है, और अक्टूबर के अंत तक लगभग पूरे देश से मानसून विदा ले लेता है, आसमान साफ होने लगता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि मानसून भारत के लिए एक वरदान है, जीवनदायिनी शक्ति, लेकिन ये एक बहुत ही संवेदनशील प्रणाली भी है। और अब इस पर जलवायु परिवर्तन का दबाव साफ दिख रहा है। इसकी लय बिगड़ने का असर बहुत गहरा होता है, अर्थव्यवस्था पर, समाज पर, पर्यावरण पर। हाँ, और इन स्रोतों से ये बात बिल्कुल साफ है कि हमें मानसून के साथ जीना सीखना होगा, बदलते मौसम के हिसाब से ढलना होगा। जल संरक्षण, पेड़ लगाना, खेती के टिकाऊ तरीके अपनाना, मौसम विज्ञान में और निवेश करना, ये सब अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन मानसून को और अनिश्चित बना रहा है, भारत को अपने इस सदियों पुराने गहरे सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते को, मानसून के साथ अपने इस रिश्ते को आने वाले दशकों में किस तरह से अनुकूलित करना होगा, क्या बदलाव लाने होंगे।